You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. पाकिस्तान में फेमिनिस्ट सिनेमा के हवाले से आज हम जायज़ा लेंगे हदायतकारा संगीता की फ़िल्मों का। संगीता की फ़िल्मों में फेमिनिस्ट सिनेमा हमें भरपूर तरीके से नज़र आता है और अगर हम बगौर हदायतकारा संगीता की फ़िल्मों को देखें तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, फेमिनिस्ट सिनेमा की ख़ास बात कि एक औरत की नज़र से फ़िल्मों को देखती है और बनाती है। संगीता की फेमिनिस्ट अप्रोच को हम देखें तो उसमें हमें एक एक्सप्लॉयटेशन नज़र आती है, यानी इस्तेहसाल। औरत का इस्तेहसाल जो मर्दों ने किया, मर्दों की तरफ से हुआ, औरत का इस्तेहसाल औरत की तरफ से औरत पर हुआ। और इज्तमाही तौर पे अगर देखें तो माशरे ने जो औरत का इस्तेहसाल किया, ये संगीता की कुछ फ़िल्मों का मौजू है और हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो इसी वाले से है। दीगर संगीता की फ़िल्मों में अगर देखें तो हमें दूसरे नंबर पे नफ्सियाती इश्यूज़ जो हैं ख़वातीन के, वो संगीता की फ़िल्मों में दिखाई देते हैं। और इसके अलावा माशरती इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं। और फिर नंबर आता है टैबूज़ का। टैबूज़ यानी वो चीज़ें जो हमारे माशरे में ममनूआ करार दी गई हैं, जिन्हें हम सोचना, देखना, उन मसाइल पे बात करना भी बुरा समझते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से। तो वो टैबूज़ भी हमें इन फ़िल्मों में दिखाई देते हैं। और अगला जो इसका पार्ट होगा हमारे आज के वीडियो का, उसमें हम ये 2, 3 और 4 नंबर को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से बात करते हैं, इस्तेहसाल के हवाले से। संगीता की जो 3 मुंतखब फ़िल्में मैंने इस दफ़ा की हैं इस प्रोग्राम के लिए, वो हैं नाम मेरा बदनाम, सोसाइटी गर्ल और मुझे गले लगा लो। इन 3 फ़िल्मों के हवाले से, इनकी कहानियों के, इनके किरदार के हवाले से हम बात करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, फेमिनिस्ट सिनेमा वो होता है पहले कि जिसमें ख़वातीन के मसाइल तो हों, लेकिन हदायतकारा भी ख़ातून हों। और बहुत अच्छी बात होती है कि अगर कहानी भी और डायलॉग्स भी किसी ख़ातून के तहरीर करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम हुआ, ख़ास तौर पे संगीता की फ़िल्मों में। लेकिन अगर मुसन्निफ़ कोई मर्द भी है तो ख़ातून हदायतकारा जो है वो किस एंगल से उस फ़िल्म को फ़िल्माती है, उस कहानी को किस तरह पेश करती है, ये फेमिनिस्ट सिनेमा के जो है वो वहाँ से उभरता है और सामने आता है। संगीता की फ़िल्मों में जैसा कि मैंने कहा, हम आज बात करेंगे इस्तेहसाल की। वो इस्तेहसाल जो माशरे ने ख़वातीन का किया और उसके जवाब में इन्हीं ख़वातीन ने फिर माशरे का इस्तेहसाल किया। ये उनकी जवाबी कार्रवाई थी या उनकी मजबूरी थी सर्वाइव करने के लिए। और फिर वो इस्तेहसाल भी है जो ख़वातीन के हाथों ख़वातीन का हुआ। कई जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ मर्द का किरदार इतना नहीं होता, बल्कि एक ख़ातून ही दूसरी ख़ातून का इस्तेहसाल करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है। और फिर ऐसे भी हैं कि जहाँ माशरा मिलकर मजमूई तौर पे ख़ातून के इस्तेहसाल का ज़िम्मेदार ठहरता है। अब मैं आपको कुछ सीन दिखाऊंगा इन तीनों फ़िल्मों के हवाले से जिनका मैंने ज़िक्र किया, सोसाइटी गर्ल, नाम मेरा बदनाम और मुझे गले लगा लो, कि संगीता ने एक ख़ातून होने की हैसियत से, एक ख़ातून की आँखों से, कानों से, दिल से उस इस्तेहसाल को कैसे महसूस किया और उसे स्क्रीन पे पेश किया। ये ख़ास तौर पे एक विमेन गेज़ है, ख़ातून की नज़र से उसने कैसे देखा। पहली बात तो ये कि ख़ातून का इस्तेहसाल सबसे पहले जो कहा जाता है मर्द ने किया, और माशरा फिर इज्तिमाई तौर पे देखें तो इसमें आता है। तो ये सीन देखिए, इनके डायलॉग्स देखिए कि सोसाइटी गर्ल में एक बेबस और मजबूर लड़की को जो अपनी रोज़ी कमाने निकली थी, उसको रोज़ी का झांसा देकर किस तरह उसकी इज़्ज़त से खेला गया और फिर उसको इस राह पे लगा दिया गया और वो मजबूर होकर एक सोसाइटी गर्ल बन गई, एक शरीफ घराने की लड़की। और यहाँ एक और बड़ा अहम पहलू ये भी है कि वो टैबूज़ की हमने बात की, तो हम माशरे में इतने खौफज़दा हैं कि जो सोसाइटी गर्ल का रोल था वो हमने एक ऐसी लड़की को, किरदार उसका जो बनाया जो क्रिश्चियन था। शायद हम
एक मुसलमान खातून का किरदार भी ऐसा सिनेमा पे दिखाते हुए डरते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ टैबू है, उसको बुरा समझा जाता है। तो हमने एक गैर मज़हब का किरदार जो है वो दिया। बहरहाल अक्सरियत जानती है कि हमारे माशरे में इसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। ये तबका जो है कॉल गर्ल, सोसाइटी गर्ल, जिस तरह मजबूरी में बनता है, जिस तरह ख़ातून का इस्तेसाल किया जाता है, वो नस्ल, रंग और मज़हब नहीं देखता। इसी तरह सोसाइटी गर्ल के अलावा मुझे गले लगा लो में भी ऐसा ही इस्तेसाल है जो एक मर्द से शुरू हुआ। एक मर्द ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए दौलत के ज़ोर पे किस तरह एक बेबस और मजबूर लड़की का सौदा किया और उसका इस्तेसाल किया। ये है वो इस्तेसाल की किस्म जो अभी हम देखेंगे। तैयार होता है अभी, बस चादर ओढ़नी है सर पे। बेटी, यहाँ तो कोई चादर नहीं है। चादर नहीं है तो नक्के सर, घर से बाहर जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता ताया अभी। हाँ याद आया, उधर मेरे बाबा की चादर टंगी होगी, वो उड़ा दीजिए सर पे। क्या गिरता है आपकी? कुछ नहीं बेटी, जरूरत है। जरूरत? मैं समझी नहीं। डॉक्टर के यहाँ से वापसी पे सब कुछ समझ जाओगी। आओ चलो। तुम हो जो अपने खरीदार को डॉक्टर समझ रही हो। कान खोल कर सुन लो, हमने तुम्हें आज की रात के लिए बदरू से 10,000 रुपए में खरीदा। मेरा साहब भी तो मुझे डॉक्टर के पास लाया, वो मुझे नहीं दे सकता। तो छोड़ बोल दो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं स्टेज के सामने हिस्सा कर लूंगा। इस कमरे में ऐसा कोई रास्ता नहीं जहाँ से तुम भाग सको। ये कमरा साउंड प्रूफ है, यहाँ से आवाज बाहर नहीं जाती। और ये कमरा हमने खास तौर पर अपने लिए बनवाया है, अपने लिए बनवाया है। खुदा के लिए मेरे बाप की चादर मेरे साथ से उतारो। तुम्हारी भी कोई बेटी होगी। मेरी कोई बेटी नहीं, और न ही मैं बदरू की तरह इतना मुफलिस हूँ कि अपनी आसाइश के लिए अपनी बेटी को बेच सकूं। ठेकेदार जी, मैंने कितने चावल छक लिए और आपकी इजाजत के बगैर मैं घर भी नहीं गई। अब तो आप मुझे मम्मी की जगह काम दे देंगे ना? आप बोलते क्यों नहीं ठेकेदार जी? बाय गॉड, ये चावल मैंने छके हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको आपके सामने चावल छट के दिखाती। ये देखिए। तुम पास हो गई हो छोटी लड़की। ये लो आज की दिहाड़ी 10 रुपए। शुक्रिया जी, आप इंसान नहीं फरिश्ता है। और ये लो 10-10 के 10 नोट। ये काहे के जी? तुम्हारा ओवर टाइम। लेकिन मैंने तो कोई ओवर टाइम नहीं किया। ओवर टाइम अब जो शुरू होगा। नहीं, इस डोर से बाहर तुम्हारी आवाज नहीं जा सकती। ठेकेदार जी, मुझे छोड़ दीजिए। इसे छोड़ दूं, अभी तो ओवर टाइम शुरू हुआ है। अभी जिन दो फिल्मों से आपने सीन देखे, यानी सोसाइटी गर्ल और मुझे गले लगा लो, आपने गौर किया होगा कि इन दोनों सीनों में हदायतकार की हदायतकाराना सलाहियतों का एतराफ़ ना करना भी मेरे ख़्याल में गलत होगा। हमें हदायतकार को दाद देनी चाहिए। इसमें अलामतों का इस्तेमाल जो किया गया है, पहले सीन में आप देखिए कि बाप की चादर,
किस तरह बाप की चादर वो बच्ची मांगती है, वो जवान लड़की जिसको कि बेचा जा रहा है, तो बाप की चादर उसका तहफ़्फ़ुज़ भी है और उसकी इज़्ज़त की अलामत भी है। और यहाँ एक और बात हमने टैबूज़ की थी कि पहले सोसाइटी गर्ल में एक क्रिश्चियन कैरेक्टर को लाया गया, और अब एक टैबू ये भी था कि देखें, हाँ, सगा बाप भी हो सकता था। हमारे माशरे की तल्ख़ हकीकत और कड़वा सच ये भी है कि सगे बाप अपने बेटियों को अपना नशा पूरा करने के लिए दौलत की लालच में बेच देते हैं। लेकिन शायद वो माशरती टैबू था जिसकी वजह से बाप का जो किरदार था वो नहीं दिखाया गया, बल्कि बाप का एक दोस्त जो उस यतीम बच्ची को पालता है, ये दिखाया गया कि वो अपना नशा पूरा करने के लिए इस बच्ची को बेच देता है। तो यहाँ ये भी टैबू था, क्योंकि अगर हम वो रोल दिखाते तो शायद सेंसर बोर्ड में क्लियर ना होता, और अगर हो जाती फ़िल्म तो माशरे में उस पे तनकीद करने वाले हलके भी बहुत थे। तो ये हमारे जो सिनेमा के माशरती मसाइल हैं उनमें से एक मसला ये भी है। और दूसरा, सोसाइटी गर्ल में आपने देखा कि जो सीन में संगीता जो हैं, जिन्होंने वो किरदार अदा किया लड़की का, क्रिश्चियन लड़की का, वो रोज़ी कमाने के लिए गई, तो वो रिज़्क के ऊपर बैठी थी, चावल चुन रही थी। किस तरह उसकी इज़्ज़त को पामाल किया गया उस रिज़्क के ऊपर ही। वो उस रिज़्क के लिए गई थी, और ये रिज़्क भी एक अलामत बनता है कि औरत की मजबूरी क्या है। रोज़ी, ये रिज़्क जिसको कमाने के लिए वो बाहर निकलती है और फिर उसको माशरा इस्तेसाल का शिकार करता है। और दूसरा, एक पिंजरा जिसमें एक परिंदा जो है कैद है, फड़फड़ा रहा है, वो आज़ादी की कोशिश करता है लेकिन वो आज़ाद नहीं हो सकता। ये दो अलामतें हैं जो बहुत उम्दा तरीके से संगीता ने इन दो सीन्स में इनको इस्तेमाल किया। और अब चलते हैं, आइए फेमिनिस्ट सिनेमा के हवाले से इन्हीं फ़िल्मों का एक दूसरा पहलू देखते हैं। ये तो था मर्द का इस्तेसाल। अब औरत ने औरत का इस्तेसाल कैसे किया। नाम मेरा बदनाम, उसमें कैरेक्टर जो शबनम ने प्ले किया, जिनकी औलाद नहीं होती, वो सिर्फ़ अपने औलाद के हसूल के लिए अपने मियाँ की शादी करवाती हैं, और साथ ही शर्त ये रखती हैं कि बच्चा पैदा होते ही वो औरत बच्चे से दस्तबरदार होकर हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। ये कितना बड़ा जुल्म है, एक औरत को अपनी औलाद से दूर रखना, महरूम करना। ये इस्तेसाल है, उसकी एक किस्म है, और ये इस्तेसाल एक औरत ने दूसरी औरत पे किया। तो ये वो है संगीता की आँख, संगीता ने जिसको देखा और उसको महसूस किया और उसको स्क्रीन पे लाया। इन इश्यूज़ को फेमिनिस्ट सिनेमा की ये एक बेहतरीन मिसाल है। आइए यही सीन आपको दिखवाते हैं फिल्म नाम मेरा बदनाम से। आप कौन है? हमारी पहचान मत पूछो, बस इतना याद रखो कि हमारा नाम खाली गोद है, और इस गोद की प्यास बुझाने के लिए हमने अपने सर का ताज तुम्हारे माथे का टीका बनाने का फैसला हंसते हुए किया है। नवाज, क्या ये सच कह रही हैं? अगर ये सच है तो हम दावा नहीं कर सकते कि कोई औरत अपनी मोहब्बत को बांट सके। प्यार की धड़कनों की तकसीम इम्तिहान अजीम है। आपकी बेगम साहिबा ने हमें जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है। हमें अंदाज नहीं सूझते कि हम इनकी अजमतों को सलाम कैसे करें। हमें अल्फाज नहीं सूझते कि हम इनका शुक्रिया कैसे अदा करें। हमें शुक्रिया की नहीं, औलाद की जरूरत है, और तुम पर उन शर्तों की तामील लाजिम होगी जोहरा जमाल, जिसकी बिना पर हमने अपने प्यार को तकसीम किया है। हमें हर शर्त मंजूर होगी बेगम साहिबा। आप हुक्म दीजिए, हम जिंदगी हार देंगे, आपकी हुक्मदूली नहीं करेंगे। मौलवी साहब, 10 लाख रुपए मेहरबान कर जोहरा जमाल को हमारे सरताज की ज़ौजियत में दे दीजिए, और निकाह की सिर्फ एक शर्त होगी, बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद जोहरा जमाल को तलाक लेकर अपनी दुनिया में लौट जाना होगा।
किसी भी औरत की मजबूरियों को एक औरत ही महसूस कर सकती है और यही फेमिनिस्ट सिनेमा का कमाल है कि एक औरत हदायतकार किस तरह औरत को देखती है, वो किस तरह उसको महसूस करती है और फिर उसको स्क्रीन पे लोगों के सामने किस तरह पेश करती है। हदायतकार संगीता ने अपनी इन्हीं 3 फिल्मों में, जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जहाँ औरत का इस्तेसाल दिखाया है। ये इस्तेसाल औरत का माशरे ने किया, मर्द ने किया या औरत ने किया, ये अलग बात। लेकिन इस इस्तेसाल के बावजूद औरत जो बुनियादी तौर पे एक माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, वह हर रिश्ते में मुक़द्दस भी है, प्यार करने वाली भी है, काबिल एहतराम भी है। और उस रिश्ते को, उस तक़द्दुस को, औरत के अंदर के उन एहसासात को जिस तरह संगीता ने इन तीनों फिल्मों में पेश किया, वो भी महसूस करने के काबिल है। अगर आप उसको महसूस करके इस फिल्म को, इन तमाम तीनों फिल्मों को देखें और इनके डायलॉग्स को आप महसूस करें, तो आइए इन्हीं फिल्मों के कुछ ऐसे सीन्स मैं आपको दिखवाता हूँ जिसमें एक औरत दूसरी औरत की मजबूरियों को, उसके दुखों को, उसके मसाइल को और उसके असल रूप को लोगों के सामने पेश कर रही है। तो तुम्हें कितना दुख पहुंचेगा, फॉर गॉड। मेरी जिंदगी की आस को तोड़ डालो और उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखो जब तुम्हें मेरी मौत की खबर मिले। ऐसी बातें मत करो जो, तुम्हारे लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। ये जानते हुए भी कि मैं गंदगी का ढेर हूँ। होगी, मुझे तो एक गंदगी खुशबू में बिखरने वाला फूल लगती है। लेकिन तुम ये नहीं जानते आसी कि ये खुशबू बेशुमार रातों में महकी है, अनगिनत बेडरूम्स में। जूली, ऐसी बातें करके तुम मुझे अपने से दूर नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम पाकीज़ा हो शबनम की तरह। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ आसिफ कि मुझे नहीं सुना वो बातें जो तुम्हारे माजी से ताल्लुक रखती हो। तुम समझते क्यों नहीं आसिफ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जैसी भी हो, जो कुछ भी हो, तुम जैसी भी हो, जो कुछ भी हो, मेरे दिल को अच्छी लगती हो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे जूली, मुझे जान से प्यारी लगती हो। तुम जैसी भी हो, जो कुछ भी हो। जूली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, जिस बोझ की आड़ लेकर तुमने गुनाहलू जिंदगी को अपनाया था, वो बोझ अब खत्म हो गया है। हमारी बीमार माँ मर गई है। जूली, मैं तुमसे झगड़ा करते करते थक गई हूँ और आज मैं अपने आप को तन्हा देकर तुमसे बहन का प्यार मांगती हूँ। उस बहन का प्यार जिसके सामने मेरी नजरें अदब से झुकी रही। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा जूली। आज दामन फैलाया है तो तुम इनकार नहीं कर सकती। तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। तुम्हें गुनाहों की उस दलदल से निकलना पड़ेगा जूली, जहाँ तुमसे एक रात गुजारने वाले तो बेशुमार हैं, मगर अपनी इज्जत पर आखिर एक दिन ये जिस्म भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा। और जब इसने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुम फिर किसका सहारा लोगी, किसे बेचोगी? अपनी रुधवी लाश को या मोना को? मोना! हर रात नाइट क्लबों और होटलों में एक घर बनाकर सवेरे भूल जाने वाली जूली, आओ और एक ऐसा घर बनाओ जो कभी न चले, जिस पर गॉड की रहमत बरसती रहे। और जूली, जहाँ तुम्हारे बच्चों की ऐसी आवाजें, ऐसा शोर उभरे, जिसे सुनकर तुम्हारे रग रग में वो नशा, वो खुमार समा जाए जो इन शराब की हजारों बोतलों से बढ़कर होता है। ना जूली, कल तक तुम अपने लिए क्लब जाती रही हो, आज मेरे लिए जाओगी और वहाँ मौजूद अपने तमाम दोस्तों से अपने लिए इज्जत की जिंदगी की भीख मांगोगी। अगर उन्होंने तुम्हें अपना लिया तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनूंगी। ठुकरा दिया तो फिर वही कुछ करना होगा जो मैं कहूंगी।
खरीदार भी तो है दुनिया की हर निगाह, खरीदार भी तो है, हम उस मकाम पर हैं, हम उस मकाम पर हैं जो बाजार भी तो है दुनिया की हर निगाह। सारा जीवन कांटों में रही और पाक रही शबनम की तरह, सारा जीवन कांटों में रही और पाक रही शबनम की तरह। इस दुनिया के नासूरों पे तू सजती रही मरहम की तरह, हर मोड़ पे खुशियाँ देती रही, हर गाँव पे तूने गम पाए। अंदाज वही अपनाया है। तेरे बाद मेरी जूली मेरा जीने का सहारा कोई नहीं, तेरे बाद मेरी जूली मेरा जीने का सहारा कोई नहीं। तू मेरे दिल की धड़कन है, मुझे तुझसे प्यारा कोई नहीं। सौ बार जीऊं सौ बार मरूं, मेरी जान जो तेरे काम आए। अंदाज वही अपनाया है, तेरे दिल को पसंद जो आ जाए। मैं झूम के पी लूं जहर को भी जो तेरी दवाई बन जाए। अंदाज वही अपनाया है। लौटती है और तुम सिर्फ उसकी तरफ देखकर खामोश हो जाती हो। गला क्यों नहीं खोल देती उसका? चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। पखी, उसने तो मेरी बीमारी, तुम्हारी तालीम और घर में आई मुफलिसी की खातिर अपनी उमंग और जवानी का गला घोट दिया है। उसे कुछ मत कहो मुन्ना, कुछ मत कहो। मैं कहूंगी और चीख कर कहूंगी कि वो कंदी के ढेर से भी ज्यादा कंदी है। आहिस्ता बोलो मुन्ना। मुझे ऊंचा बोलने दो मम्मी। आहिस्ता तो वो बात करता है जो किसी का खाता हो। मैं तो इन हाथों से मजदूरी करके अपना पेट पालती हूँ। तुम आहिस्ता बोलो, तुम डरो उसे। उसकी गंदी कमाई की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। गुड बाय। गंदी कमाई की किसे जरूरत है मुन्ना? लेकिन उसे कौन समझाए जो हमें जिंदगी देते देते खुद जिंदा लाश बन गई है। उस जूली को अब कहां से वापस लाऊं मुन्ना, जिसने हमारी खातिर, इस घर की खातिर दहलीज से बाहर कदम रखा और बढ़ती हुई जरूरियात ने उसके कदम उन रास्तों की तरफ मोड़ दिए जिन पर चलने वालों को तुम और तुम्हारा क्राइस्ट वक्त के हाथों मजबूर नहीं, गुनाहगार कहता है, गुनाहगार। जुलियाना विल्सन तुम होगी। तुम यहाँ मुलाजमत भी करती हो? सिर्फ इसलिए कि मेरी क्लर्क की जिंदगी फाइजर विलासत की ओर में झुक जाए। मैं समझा नहीं। आसिफ साहब, मैं एक ऐसे माशरे में रहती हूँ जहाँ रात के अंधेरे में काला धंधा करने वाली औरत से बेडरूम तो सजाई जा सकती है, लेकिन उसे दिन की रोशनी में किसी शरीफ मोहल्ले में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आसिफ साहब, मैं एक नेक माँ की बेटी और मासूम लड़की की बहन हूँ। मैं उन्हें किसी कोठे पर लेकर नहीं बैठ सकती, इसलिए इस नौकरी का लेबल लगाकर इज्जतदार मोहल्ले में रहती हूँ।
तुम ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देती? क्या इस दफ्तर की तनख्वाह से तुम्हारा गुजारा नहीं होता? इस तनख्वाह में तो मेरी मम्मी की बीमारी का सिर्फ एक इंजेक्शन आता है सेठ साहब, जबकि महीने में 6 इंजेक्शन